गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चल, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कंसोलिडेशन यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों के बारे में डील करेंगे। इसके पहले की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पे हमने सीपीएस को पूरी तरीके से क्वेश्चंस के साथ वहाँ पे फिनिश किया था टॉपिक को। और आज का जो टॉपिक है हमारा है, दिस टॉपिक इज कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, जो भी चैप्टर होगा, चैप्टर 8 है शायद, मुझे लग रहा है चैप्टर नंबर 8, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, अब एक बात और बता दें कि इस टॉपिक का जो वेटेज है ऑब्जेक्टिव में भी आपको मिल जाएगा और मेंस परीक्षा में भी आपको मिल जाएगा, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो और चाहे वो आईईएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जेईई का हो। हर एग्ज़ाम में इसमें आपका मेंस से भी क्वेश्चन पूछता रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल आपको लगेगा। पहले तो ये समझ लेते हैं कि पहले तो ब्रॉड टर्म में ये समझेंगे कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, उसके अंतर्गत हम कंसोलिडेशन को समझ पाएंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा होगा व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कंप्रेसिबिलिटी क्या होता था। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस आपने पढ़ा होगा, या दूसरे टर्म में इसको ये बोल सकते हैं, इट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द प्रेशर बोल सकते हो या इफेक्टिव स्ट्रेस बोल सकते हो। हमारे केस में यहाँ पे अपान में जो आएगा, जहाँ पे हम लोग वहाँ प्रेशर इंक्रीज करते थे फ्लूइड में, यहाँ पे हमारा काम है इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करना। तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइड बाई इफेक्टिव स्ट्रेस, ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। इसका जस्ट अपोजिट कर दो या रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको निकाल के दे देगा क्या, दिस इज बल्क मॉडुलस। ओके, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज मीन्स बाय कंप्रेसिबिलिटी, बिकॉज कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन जब मैं पढ़ा, वहाँ पे जब मैंने डील किया था कॉम्पैक्शन, तो कॉम्पैक्शन में मैंने ये भी बता दिया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन। अच्छे से ये भी बताया था कि ये आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है कॉम्पैक्शन, और दिस कंसोलिडेशन इज़ द नेचुरल प्रोसेस होता है। फिर ये भी बताया था कि एक में एयर का एक्सपल्सन होता है। जैसे मैंने ये भी बताया था कि जो कॉम्पैक्शन होता है, जब उस पर कॉम्पैक्ट करते हैं, जो कोई हैवी लोड लगाते हैं, तो वहाँ से एक्सपल्सन ऑफ मतलब एयर बाहर निकलती है। क्या निकलती है? एयर बाहर निकलती है। बट इन केस ऑफ कंसोलिडेशन आपका है वाटर का एक्सपल्सन होता है, जो वाइड्स में वाटर फिलअप होता है। जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस आती है उसके ऊपर है, उसकी वजह से वाटर वहाँ से डिसिपेट करता है। डिसिपेट का मतलब होता है लॉस होना, या एक्सपल्सन बोल दो, ये टेक्निकल टर्म होता है, आपको डिफिनेशन के फॉर्म में मिल जाएंगे। या तो इसको डिसिपेट बोल सकते हो, या इसको एक्सपल्सन बोल सकते हो, या वाटर वॉश आउट हो रहा है या बाहर निकल रहा है। तो कई टर्म में आपको डिफिनेशन मिल जाएगी। तो वाटर का बाहर निकलना टाइम के साथ जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाते जाएंगे, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। ओके, अब कंसोलिडेशन में भी आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, किस सॉइल में ज़्यादा डोमिनेंट प्राइमरी होता है, किस सॉइल में आपका सेकेंडरी होता है। ये सब बातें हम लोग आज सीखेंगे, बिकॉज यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। इस वजह से हमको प्राइमरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी जब तक ये नहीं जानोगे तो सेटलमेंट भी नहीं ज्ञात कर पाओगे। तो इस टॉपिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। पहले तो प्राइमरी समझेंगे, सेकेंडरी समझेंगे, व्हाट इज़ द ओवर कंसोलिडेटेड रेशियो क्या होता है, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल क्या होती है, उसके अलावा कुछ इंपेरिकल इक्वेशंस होंगी, फार्मूला। उसके अलावा हम लोग सेटलमेंट ज्ञात करेंगे, क्ले का कितना सेटलमेंट होता है प्राइमरी में, सेकेंडरी में, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा कितना टाइम लगता है कि आपका सॉइल का जो है कंसोलिडेशन होने में, हाउ मच टाइम टू टेकन बाय द सॉइल, क्ले है, सैंड है, उस पर सब पे डिपेंड करेगा। वो सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको समझ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बेसिक फंडे से ही चलेंगे, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को पहले तो थ्योरी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल को भी डील करेंगे। एक को चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे कन्वेंशनल हो, जब इसको कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग फर्दर जाएंगे शेयर स्ट्रेंथ पे। तो अब सॉइल का जो लेक्चर्स रहेंगे वो आपको कंटिन्यूअस मिलेंगे, मतलब ये नहीं अब इसमें ब्रेक नहीं होगा। जो भी है आप स्टील हमने कम्प्लीटली उसको कंप्लीट किया, 62 लेक्चर मैंने स्टील पे बनाए थे। ठीक है, 62 लेक्चर बनाए, और ऑन एन एवरेज लेक्चर मुझे लगता है 1.5 घंटे का है,
कम से कम 85 घंटे मैंने सॉइल पढ़ी है, और उसको आपको पढ़ने में कम से कम 120-25 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज आप लिखते भी हो तो टाइम वहाँ पे लगता है, ठीक है। यही चीज़ ऑफलाइन में भी 120 से 25 घंटे जाती। तो स्टील में मैंने जितना कंटेंट हो सकता था फुल्ली कवर किया। अब सॉइल में भी आ जाओ तो सॉइल में भी जो भी आपको मिलेगा वो एकदम वेल एक्सप्लेन मिलेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई चीज़ मिस हो जाए। जो भी थ्योरी होगी उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कस करेंगे, तो हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। जब कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ जाएगा उसके बाद ही हमको क्या समझ में आएगा, कंसोलिडेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। फर्स्ट डिफिनेशन इज कंप्रेसिबिलिटी। दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी। पहले इसको समझ लेते हैं, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी। फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्रेसिबिलिटी को बीटा से डिनोट करते थे, बट यहाँ पे डिनोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो टर्म आएगा इसको हम लिख सकते हैं। पहला डेफिनेशन है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल, ऑफ सॉइल is defined as gradual decrease in the volume, gradual decrease in the volume। वॉल्यूम में कितना डिक्रीमेंट हुआ है ऑफ सॉइल, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसमें क्या होता जाएगा, वॉल्यूम में चेंज होता जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन सॉइल मास, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड ऑन सॉइल मास, ठीक है। लोड ऑन सॉइल मास पे आप लोड लगाओगे तब इसका सेटलमेंट होगा। सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन, सॉइल मास अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ देर के लिए समझने के लिए सच दैट कि ये सॉइल मास है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या किया, ये सॉइल मास है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, और इस पे आपने क्या किया, एक स्ट्रेस लगा दी। मान लेते हैं डेल्टा सिग्मा की बात कर रहे हैं, यह है स्ट्रेस आपकी, ठीक है। इसको हम लोग बार लगा देते हैं, बिकॉज अभी हम बताएंगे कि आगे आके आपको पता भी चल जाएगा कि इफेक्टिव जो कंसोलिडेशन होता है, इट इज़ द पैरामीटर ऑफ इट इज़ द फंक्शन ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, नॉट अ टोटल स्ट्रेस। ये चीज़ को समझने के लिए आपको 1 से 2 लेक्चर इंतजार करना पड़ेगा, वहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी तो मैं वहाँ पे बता दूंगा कि इफेक्टिव स्ट्रेस कैसे आपका कंसोलिडेशन में डिपेंडेंट हो रहा है, मतलब कंसोलिडेशन किस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का फंक्शन होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे इस पर लोड बढ़ाओगे तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम चेंज होगा। अब इसका 3D डायग्राम अगर आप बनाओगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा, इस तरीके से इसका 3D डायग्राम निकल के आएगा। ये आपका एरिया आ जाएगा, दिस इज द एरिया, ये इसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो ओरिजिनली इसका जो वॉल्यूम होगा उसका वॉल्यूम होगा दिस इज द एरिया इंटू एच। ये शुरुआत में इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ठीक है। चलो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, एप्लीकेशन ऑफ लोड, अब क्या होगा, इसमें चेंज होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और मान के चलते हैं, 1D कंसोलिडेशन मान के चलते हैं, मतलब कि सिर्फ डेप्थ में चेंज मानते हैं, एरिया में चेंज नहीं मानते, बिकॉज एरिया बहुत लार्ज होता है, इसलिए हम लोग एरिया को कन्फाइंड मान लेते हैं, बहुत स्मॉल मान लेते हैं, क्योंकि एरिया इधर भी बहुत ज़्यादा सॉइल का होगा, एरिया इधर भी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए एरिया बहुत लार्ज होता है। तो हम लोग क्या मानते हैं, सिर्फ जो चेंज होता है वो हम लोग बिकॉज सॉइल इधर से भी कंप्रेशन एग्जर्ट करती है, सॉइल इधर से भी कंप्रेशन एग्जर्ट करते हैं, इसलिए दोनों बैलेंस हो जाते हैं। इस वजह से सिर्फ हम लोग कंसीडर करते हैं वर्टिकली। तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज आ जाएगा इसके अंदर, आप देखोगे क्या इसमें चेंज आएगा इस प्रकार से, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, आप देख सकते हो ये सॉइल मास का थोड़ा सा इनिशियल पोजीशन से ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से इसका एरिया तो हम लोग मानते हैं सेम ही, तो एरिया तो सेम ही रखना पड़ेगा, लेकिन पार्टिकल अब थोड़ा क्लोजर आ जाएंगे, थोड़ा डेंस हो जाएंगे इसके,
पार्टिकल्स जो भी आप बना रहे हो वो डेंस हो जाएंगे, क्योंकि अब इनके बीच से वाटर डिसिपेट हुआ होगा, इनके वैल्यूम में चेंज हुआ है, हाइट में चेंज हो गया। तो ये जो हाइट है शुरुआत में h है, ये चेंज हो गया, मान लिया डेल्टा h का चेंज हो गया, ठीक है, डेल्टा h का चेंज हो गया। तो आफ्टर एप्लीकेशन आप लोड किया हुआ, इसके डेप्थ में चेंज हुआ, हम लोग 1D मान के चलते हैं, हालांकि एरिया में होता है बट उसको हम लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ इसी डायरेक्शन में हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर। तो इस तरीके से इसका ये होता है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि उसके वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये है आपका चेंज। तो कंप्रेसिबिलिटी को लिखा जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, तो कंप्रेसिबिलिटी को लिखा जा सकता है क्या, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू दिस इज द चेंज इन वैल्यूम अपॉन ओरिजिनल वैल्यूम, या इसको वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ डिवाइड बाय डेल्टा सिग्मा बार कर सकते हैं, या इसको और भी लिखा जा सकता है डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, दिस इज द डेल्टा सिग्मा बार। तो इसके वैल्यू में कितना ज़्यादा चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यूम, इसको बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपने सोम में भी पढ़ा होगा व्हाट इज द वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो चेंज इन वैल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यूम, दिस इज कॉल्ड वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसे आप चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को क्या पढ़ते थे, नॉर्मल स्ट्रेन पढ़ते थे, सेम थिंग हियर, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम लिख सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी अभी इसकी ज़रूरत नहीं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे हम लोग अच्छे से डील करेंगे, इसका डेरिवेशन भी है, तो कुछ और डेरिवेशंस होंगे जो इसके साथ रिलेटेड होंगे, उसको हम एक साथ करेंगे। बस यहाँ पे समझाना था कि व्हाट इज़ द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कंप्रेस होना, उसकी डेंसिटी में चेंज होना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इतना लेयर नीचे की तरफ कॉम्प्रेक्स हो जाएगी, और कंप्रेस हुआ क्या, जो पार्टिकल थे, यहाँ पे थोड़ा मैं पार्टिकल ज़्यादा दिखा दिया हूँ यहाँ पे, तो आप मतलब ये मत परेशान होइएगा कि सर पार्टिकल ज़्यादा दिखा दियो, आप थोड़ा कम भी कर सकते हो। इसको मैं डायग्राम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप समझ जाएंगे, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन ना लगे कि सर आपने यहाँ पे एरिया ज़्यादा ले लिया है। तो डायग्राम है, डायग्राम पे कोई कभी स्केल पे नहीं होता है, कभी कम ज़्यादा हो सकता है। जितना पार्टिकल यहाँ था उतना ही पार्टिकल यहाँ पे दिखा, लेकिन थोड़ा डेंस दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इनको थोड़ा डेंस बना देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। इस पार्टिकल को अगर मैं यहाँ पे डेंस बनाऊँ तो थोड़ा सा इस तरीके से बना सकते हो, पार्टिकल साइज वही रहना है, लेकिन थोड़ा क्लोजर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, थोड़ा क्लोजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिफाइड, चलो ओके। तो ये हो जाएंगे क्या, आपके डेंस हो जाएंगे। अब थोड़ा सा ये क्या हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे आफ्टर कंसोलिडेशन या कंप्रेसिबिलिटी। बिकॉज कंप्रेसिबिलिटी में सब कुछ प्रोसेस हो सकता है। कंप्रेसिबिलिटी ब्रॉड टर्म है, इसमें एयर भी निकलेगी और इसमें वाटर भी डिसिपेट होगा। अब इसी चीज़ को आगे समझना है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट मेंशन करता हूँ, द वॉल्यूम चेंज में बी टेक प्लेस, द वॉल्यूम चेंज। अब इसमें जो वॉल्यूम आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है वो किस लिए दिखाई पड़ रहा है, वॉल्यूम चेंज में बी टेक्स प्लेस, में बी टेक्स प्लेस ड्यू टू, क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से इसमें वॉल्यूम चेंज हुआ। अब मैं बता दूं चेंज क्यों हुआ, क्योंकि इसमें शुरुआत में एयर होगी तो पहले एयर निकलेगी, एयर निकलने के बाद एयर की डेंसिटी कम होती है इसलिए वो पहले एस्केप आउट होती है, उसके बाद में वाटर का नंबर आएगा, वाटर डिसिपेट आउट होगा, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो मैं लिख देता हूँ, पहला ए है, पहला कारण ये हो सकता है कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। पोर एयर का मतलब है वाइड्स के अंदर जो फंसी हुई एयर होगी वो बाहर निकलेगी। मतलब ये खाली स्थान है, अगर यहाँ पे एयर होगी तो जैसे ही लोड लगाओगे ये बाहर की तरफ स्केप होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो ये पहला स्टेटमेंट यही हो गया, कंप्रेशन एंड एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। नेक्स्ट हो सकता है कंप्रेसिबिलिटी में एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। मतलब पोर का मतलब होता है जो वाइड्स होते हैं उनके अंदर जो भी वाटर रहता है उसका एक्सपल्सन होना, उसका बाहर निकलना, उसका डेसिपेशन होना, उसका लॉस होना, दिस इज कॉल्ड एक्सपल्सन ऑफ वाटर। तो इसको हम लोग बोल पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सी पॉइंट है, जिसको भी डील करते हैं प्लास्टिक रीअरेंजमेंट या प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट।
इसको भी आज डील करेंगे। प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये होता है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, इनका रीओरिएंटेशन होता है। सपोज दैट कि यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे इन चीज़ों को आप समझ सकते हो। देखो यहाँ पे क्या होता है कि सपोज दैट कि इस तरीके से एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं और यहाँ पे हमने लोड लगा, इफेक्टिव स्ट्रेस दे दिया सिग्मा, डेल्टा सिग्मा बार बता रहे हैं, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे, शुरुआत में कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, मान लिया कि ये पार्टिकल्स इस तरीके से आपस में हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप आफ्टर अप्लीकेशन डेल्टा सिग्मा जैसे ही आपने क्या किया यहाँ पे इंक्रीज किया, तो हो सकता है कि ये कहानी थोड़ा चेंज हो जाए। चेंज का मतलब ये है कि ये पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल यहाँ, इसकी पोजीशन यहाँ आ जाएगी, तो हो सकता है कि ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाए, ये पार्टिकल इधर आ जाए, थोड़ा सा इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये क्या कह सकते हो, इनके पार्टिकल की पोजीशन थोड़ा बदल जाएगी। जो पार्टिकल मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पार्टिकल 1 था, ये 2 था, तो आपस में इंटरचेंज हो गए क्या। अब ये मान लीजिए यहाँ पे ये 1 वाला पहुँच गया यहाँ पे और ये 2 वाला यहाँ पे आ गया, तो आपस में इनकी पोजीशन या रीओरिएंटेशन हो जाता है, मतलब इनका डायरेक्शन बदल जाता है। जिसका फेस इधर था और किसी का उधर हो जाएगा, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रीएडजस्टमेंट। आपस में क्या होते हैं, रीएडजस्टमेंट होता है। चलो आगे बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को एक ब्रॉड टर्म में समझते हैं। कंप्रेसिबिलिटी को और क्या लिखा जा सकता है, कंप्रेसिबिलिटी का ब्रॉड टर्म में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंप्रेशन। पहला है इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन भी इसको बोलते हैं, और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, इसको इनिशियल कंप्रेशन भी बोल सकते हो या इसको कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल भी बोल सकते हो। अब इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। या तो इसमें और भी लिख सकते हो, ड्यू टू कंप्रेशन, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ, कंपैक्शन क्या होता था, ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर के निकलने के कारण ऐसा होता है। तो इनिशियल कंप्रेशन वो कंप्रेशन होता है जो जस्ट लोड लगाने के बाद होता है, तो उससे एयर का बाहर निकलना ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, दिस इज कॉल्ड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। और वहाँ पे भी जब मैं कॉम्पैक्शन पढ़ा रहा था तो अच्छे से बताया था, मेरा मेन पर्पज ये होता है कि उनके अंदर का जो भी एयर रहता है उसको निकालना होता है, तभी जाकर के हम लोग को वहाँ पे ड्राई डेंसिटी मिलती थी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो मेन पर्पज हमारा कॉम्पैक्शन में क्या होता है, टू रिमूव द एयर, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा आता है, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। अब इस कंसोलिडेशन में दो चीज़ें आते हैं, एक प्राइमरी आता है, एक सेकेंडरी आता है। दोनों चीज़ों को समझते हैं। पहला आता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंड थिंग्स इज सेकेंडरी कंसोलिडेशन। और ये आपके एग्जाम में, ईएस के एग्जाम में, चाहे एसएससी जेईई का एग्जाम हो, आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्राइमरी सेकेंडरी से मिल जाएगा। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, यहाँ पे पोर वाटर के निकलने के कारण होता है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है, ड्यू टू, दोनों में डिफरेंस होता है, ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, ऑफ सॉइल सॉलिड, क्लियर। तो आप पूरी कहानी देख सकते हो एक बार में। देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंतर्गत दो तीन चीजें और आती हैं। क्या क्या आते हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड इनिशियल कंप्रेशन। अब ये कंप्रेसिबिलिटी के अंतर्गत ही आ रहा है, मतलब एक कंप्रेसिबिलिटी बोल दिया तो उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। क्या, इनिशियल कंप्रेशन भी होगा और उसके अंदर कंसोलिडेशन भी होगा। अब इनिशियल कंप्रेशन तब होता है जैसे आपने कोई लोड लगाया, उसमें से जो भी एयर होगी, सपोज दैट कि आपने इस पर लोड लगाया, तो यहाँ पे जब इफेक्टिव स्ट्रेस आपने इंक्रीज किया, तो यहाँ से मान लिया
कि एयर आपकी क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी, निकल जाएगी। तो ये प्रोसेस जो कहलाएगा, अब एयर इसमें से डेसिपेट जो भी वाइड्स के अंदर एयर होगी वो निकल जाएगी, तो इसे कहेंगे हम लोग एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर। तो दिस इज पोर एयर, पोर इसलिए बिकॉज दिस इज इन वाइड्स, दिस इज पोर, और पोर का मतलब होता है वाइड, पोर को एक चीज और बोलते हैं क्या, वाइड, दिस इज कॉल्ड वाइड्स, इसलिए इसका नाम होता है, इसलिए पोर वाटर प्रेशर भी बोलते हो। जब इसके अंदर वाटर रहेगा तो इसे पोर वाटर बोलोगे, जब एयर रहेगी तो पोर एयर बोलोगे। चलो आगे आते हैं, व्हाट इज द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी कंसोलिडेशन वो कंसोलिडेशन होता है जिसमें कि आपका वाटर का डिसिपेशन होता है, वाटर का एक्सपल्सन होता है, वाटर बाहर निकल के आता है। जैसे आप देखते होंगे कि बरसात में ज़्यादातर जैसे कभी कभी मिट्टी उट्टी पटाई कर देते हैं और कहते हैं इसको छोड़ दो ऐसे ही, तो वो सेल्फ कॉम्पैक्शन होता रहता है ड्यू टू रेनफॉल, अपने आप पानी क्या करता रहता है उसमें से निकलता रहता है, डिसिपेशन होता रहता है। इसलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर मिट्टी की पटाई का जो काम होता है वो बरसात में किया जाता है, बिकॉज बरसात में क्या होता है, मिट्टी में खुद पानी वहाँ से आपने आसानी से अपनी परबिलिटी के कारण, अपने वाटर की प्रॉपर्टी के कारण, पास करने के कारण वो क्या करेगा, धीरे धीरे पानी वहाँ से डिसिपेट करता है। जब पानी खुद नेचुरली डिसिपेट करता है तो उसका सेल्फ कॉम्पैक्शन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए बरसात में ही मिट्टी की पटाई ज़्यादातर की जाती है। ओके, तो आपने देखा होगा जो घर वर बनाते हैं तो वहाँ पे भी बरसात में ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि उसमें कॉम्पैक्शन होता रहता है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन से क्या होता है कि इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होती रहती है। अब बताएंगे कैसे इंक्रीज होती है, सारी बातें समझाएंगे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, अब एक खास बात ये, पहले प्राइमरी होगा बाद में सेकेंडरी, इसलिए इसका नाम प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों रखा गया। प्राइमरी वो चीज़ होती है जो पहले होती है, सेकेंडरी वो होता है जो प्राइमरी के बाद होगा। जैसे आप प्राइमरी एजुकेशन करते हो तो प्राइमरी स्कूल में कब जाता है बच्चा, जो शुरुआत की एजुकेशन लेने जाता है, तो शुरुआत की कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ते हो प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद 9, 10 में कहीं और जाते तो उसको तो कभी प्राइमरी बोलते नहीं थे, ठीक है, उसका कोई और नाम हो जाता है, तो वो हो जाता है सेकेंडरी स्कूलिंग आपकी हो जाती है। तो हायर सेकेंडरी स्कूल आप बोल देते हो, क्या बोल देते हो, हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटर के क्लास में, 9th में, 10th में बच्चा, तो उसको बोल देते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन का मतलब है ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। यहाँ पे सॉइल सॉलिड्स जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या होता है, रीएडजस्टमेंट होता है, मतलब ये अपनी पोजिशन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। चलो ये कहानी आपको समझ में आ गई, पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, इसका नाम 1 था, ये 2 था, अब आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ऐसे कई सारे पार्टिकल चेंज होंगे, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो पहले प्लीज़ आप इसको कॉपी करें, उसके बाद हम आगे की चीज़ें डील करते हैं, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम लोग आगे डील करने वाले हैं, एक एक करके डील करेंगे। प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, आज की क्लास में प्राइमरी सेकेंडरी समझेंगे। फिर अगली क्लास में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो काफ़ी अच्छी मिलेंगी, न्यूमेरिकल वाइज भी मिलेंगी। आज तो थ्योरी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या होता है। एक बार बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद में हम चीज़ों को स्मूथली डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है, यहाँ पे आज प्राइमरी और सेकेंडरी कंसोलिडेशन को अच्छे से समझना है, क्या होता है, इसको समझ जाएंगे तो फिर आगे चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, क्योंकि इसी का पूरा चैप्टर में खेल है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, वही सब कुछ हमको डील करना है यहाँ पे। चलो आगे बात करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी कंसोलिडेशन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा है प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में तो डिफरेंस पता चल गया ना। एक में कॉम्पैक्शन में क्या होता है, एयर का एक्सपल्सन होता है, और कंसोलिडेशन में आपका वाटर का एक्सपल्सन होता है, मतलब बाहर निकलता है। तो दोनों में बेसिक फंडा पता चल गया। बाकी मैंने कंसोलिडेशन जब पढ़ाया था
तो वहाँ पे लिखा दिया था कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, तो इसलिए बार बार इसको लिख नहीं रहा हूँ, टाइम वेस्टिंग है। आप कॉम्पैक्शन का पहला लेक्चर देखिएगा तो वहाँ पे मैंने इसको डील किया कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। तो प्लीज़ आप अगर उसको मेंशन कर लीजिएगा, हालांकि मैंने बता दिया था ये नेचुरल होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है, सारी चीज़ें बताई थी। क्योंकि कंसोलिडेशन में बहुत टाइम लगता है, 1 साल भी लग सकता है, 1 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ्ते भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल परमेबिलिटी। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? वो सॉइल की परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है, सबसे पहले हम लोग डील करने वाले हैं, एक एक करके डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डीलिंग विथ इनिशियल कंप्रेशन। तो फर्स्ट डिफिनेशन हमारी हो जाती है इनिशियल कंप्रेशन, और इसको कंपैक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट है 1 इनिशियल कंप्रेशन, इनिशियल कंप्रेशन और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, और कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल। ठीक है, या तो आपको एग्जाम में इसका टर्म कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल मिल जाएगा, या इसको बोल देते हैं हम लोग इनिशियल कंप्रेशन। इनिशियल का मतलब शुरुआती दौर में जैसे ही लोड लगाया तुरंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनिशियल। तो इसको मेंशन करता हूँ, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है क्षणिक, जस्ट लगाया तुरंत हो गया। प्रोसेस which occurs immediately, after loading, जैसे आपने लोडिंग लगाया, आफ्टर लोडिंग and due to compression of expulsion of pore air। तो इस बात को मैंने मेंशन कर दिया, पहले भी बता दिया था, अब फिर से हमने डील कर दिया। अब दूसरी चीज हमारी ये आती है, चलो ये तो कंपैक्शन हो गया। अब नेक्स्ट थिंग इज डीलिंग विद दैट इज रिलेटेड विद प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकेंड डेफिनेशन है प्राइमरी कंसोलिडेशन, इसके बारे में एक एक करके डील करेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज बाय प्राइमरी कंसोलिडेशन? इट बिगन्स व्हेन, पहला पॉइंट, इट बिगन्स, ये स्टार्ट होता है व्हेन सॉइल रीचेस टू फुल सैचुरेशन। ध्यान रहे फुल सैचुरेशन में रहती है तभी तो पोर वाटर प्रेशर निकलेगा, नहीं तो सैचुरेशन ही नहीं होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा। टू फुल सैचुरेशन आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर, मतलब सबसे पहले इट बिगिंस, ये बिगन होगा व्हेन द सॉइल रीचेस टू फुल सैचुरेशन। सॉइल इसमें क्या होगा? फुल सैचुरेशन में होगा। ध्यान रहे कंसोलिडेशन में ऑल ओवर प्रोसेस सॉइल होनी चाहिए फुल्ली सैचुरेटेड। जब पानी होगा तभी तो एक्सपल्सन होगा, जब पानी ही नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से? मान ली ड्राई सॉइल लेके आ गए आप, कहाँ से पानी निकलेगा? जब पानी है ही नहीं वहाँ पे तो नहीं निकल पाएगा। इस वजह से कंसोलिडेशन में जरूरी है कि सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ पोर एयर निकलने के बाद में and remains saturated during the entire process of कौन सा? प्राइमरी कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है।
सेकेंड पॉइंट मेंशन कह रहे हैं, अगर हम सेकेंड पॉइंट कह रहा है प्राइमरी कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस, प्राइमरी कंसोलिडेशन takes place expulsion of pore water, expulsion of pore water, अंडरलाइन करो, expulsion of pore water, पोर वाटर निकलने से ऐसा होता है, expulsion of pore water, and when the expulsion of expulsion of pore water, that can be stopped, then primary consolidation is completed। ठीक है, जब वाटर का निकलना बंद हो जाए, वाटर का डिसिपेशन या वाटर का लॉस या वाटर बाहर निकलना बंद हो जाए, समझ जाओ कि प्राइमरी कंसोलिडेशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, स्टॉप हो गया। तो इस चीज़ को ऐसा समझ पाते हैं, लोड लगाते जाते हैं, उस पर चेक करते जाते हैं और देखते हैं कि पानी अब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब ये सब के बारे में अगले लेक्चर में आपको पूरा टेस्ट समझाऊंगा कि वह कैसे कंसोलिडेशन टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट के माध्यम से आपको सब चीज़ हम वहाँ पे बता देंगे कि हाउ टू प्रोसीड द प्रोसेस, मतलब हम कैसे करते हैं टेस्टिंग को, कौन सा सैंपल लेते हैं, डिस्टर्ब लेते हैं, अनडिस्टर्ब लेते हैं, सारी बातें वहाँ पे हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन तब खत्म माना जाता है जब वाटर का एक्सपल्सन रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो इसे बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन। चल आगे बात करते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इट इज़ टाइम टेकन प्रोसेस, या इसको बोल सकते हो इट इज़ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस, इट इज़ टाइम डिपेंडेंट, दिस इज टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। तो ये एग्जाम में पूछ लेगा कि ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है कि टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट होता है, बिकॉज टाइम के साथ आप देखोगे कि टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको टाइम डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप लोड लगाते जाओगे, डिपेंड करेगा कि सॉइल की परमेबिलिटी क्या होती है, लोडिंग पे डिपेंड करेगा, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रोसेस विच डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, विच डिपेंड्स अपॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पे है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, पहला है ए, डिपेंड्स अपॉन परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। देखिए क्या हो रहा है, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल का मतलब ये है कि जिस सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी पानी वहाँ से आसानी से पास करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पानी बहुत जल्दी डेसिपेट करेगा। तो इसका मतलब है कि आप टाइम डिपेंडेंट बोल रहा है। कंसोलिडेशन किस में जल्दी होगा, एक सैंडी सॉइल दिया गया है, एक क्लेई सॉइल दिया गया है। सैंडी सॉइल की परमेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लेई सॉइल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सैंड का कंसोलिडेशन क्या होता है, जल्दी होता है। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल यहाँ पे जैसे एक तो आपका सैंड होता है, दूसरा आपका होता है क्ले। ठीक है, तो इसको इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। चलो तो एग्जाम्पल के थ्रू लिख देते हैं। जैसे एक तो सैंड हो सकता है, सैंडी सॉइल, सैंड सॉइल, और एक हो सकता है क्लेई सॉइल। ठीक है, इसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसका मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसका के जो होता है कम होता है और इसका जो के होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बता सकते हो। चलो अगला है लोडिंग कंडीशन पे, आपकी लोडिंग अरेंजमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा। लोडिंग कंडीशन, तो लोडिंग कंडीशन कैसा है, लोड कितना लगा रहे हो उस पर ये डिपेंडेंट कर जाएगा कि टाइम कम। लोड कम लगाओगे पानी धीरे धीरे डिसिपेट करेगा, लोड ज़्यादा लगाओगे तो पानी तेज़ी से डिसिपेट करेगा, बिकॉज आपको कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करती थी इफेक्टिव स्ट्रेस पे। चल सी पार्ट की बात अगर करें, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ, इस बात को समझने के लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ,
अब इस बात को समझने के लिए लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ का मतलब होता है एक वन वे ड्रेनेज होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वन वे ड्रेनेज होता है, वन वे ड्रेनेज। अब इस बात को आगे मैं समझाऊंगा। और एक होता है टू वे ड्रेनेज, टू वे ड्रेनेज, ठीक है। वन वे ड्रेनेज या टू वे ड्रेनेज। वन वे ड्रेनेज वो होता है जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे एक इनकम्प्रेसिबल लेयर है, हार्ड रॉक है नीचे, हार्ड रॉक। इस चीज़ को मैं आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बट यहाँ पे ऐसे समझा देते हैं। ये यहाँ पे सॉइल सैंपल है, लोड लगाने से क्या पानी कहाँ से निकलेगा, नीचे तो हार्ड रॉक है, इसकी परमिबिलिटी 0 के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है, पानी पास नहीं करेगा, तो पानी सिर्फ यहाँ से पास करेगा, पानी सिर्फ यहाँ से पास करेगा। दिस इज एक्सपल्सन ऑफ वाटर, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, तो इसे बोलते हैं वन वे ड्रेनेज। क्लियर। चलो दूसरी बात हम इसको समझा सकते हैं टू वे ड्रेनेज को। सपोज दैट कि बीच में हमने क्या कर दिया, सैंड लेयर को लगा दिया, सपोज दैट दिस, और ऊपर एक हार्ड रॉक बना दिया इस तरीके से, ठीक है। चलो, और नीचे आपने एक हार्ड रॉक बना दिया। क्लियर। तो इसमें देखोगे क्या किया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे जो सॉइल सैंपल होगा और यहाँ पे होगा। जब लोड लगाओगे ऊपर से तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, दो रास्ता मिल गया, एक तो यहाँ से भी पास कर जाएगा, इधर का पानी इधर से पास कर जाएगा। तो टोटल थिकनेस अगर h होगी तो h/2 इसको ट्रेवल करना पड़ेगा। जो यहाँ पे पानी होगा ये पानी ट्रेवल करके इधर से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सैंड लेयर आपने रख रखी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, सैंड लेयर बिछा देते हैं, क्योंकि सैंड की परमिबिलिटी हाई होती है, इसलिए दो इम्परमेबल लेयर्स के बीच में, ये ऊपर हार्ड रॉक है नीचे भी हार्ड रॉक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच में एक लेयर बिछा देंगे। लेयर सैंड की क्या करेगी, इसकी परमिबिलिटी हाई होती है, तो ऊपर का पानी का जो मॉलिक्यूल यहाँ से पास नहीं कर पा रहा था वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ से पास करके जाएगा, नीचे का पार्टिकल यहाँ से पास कर जाएगा इधर से। तो इसको अब ड्रेनेज पास H चलना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली सॉइल को पूरा H चलना पड़ रहा था। अगर यहाँ का कोई मॉलिक्यूल है तो इसको चलने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, इसलिए ड्रेनेज पाथ पे भी ये क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस चीज़ को मैं समझा दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इट अकर्स व्हेन द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कब अकर करता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन। कुछ और पॉइंट है जिनको मैं मेंशन करता हूँ। चौथा पॉइंट, दिस इज इट अकर्स व्हेन द सॉइल इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन द सॉइल is subjected to increase in effective stress। देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है तब जाके आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे बोल रहे हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, चलो यहाँ पे बात करते हैं। अगर देखो होता क्या है, इसका फ़र्क कैसे पड़ता है। अगर हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसी में मेंशन करें, यहीं पे मेंशन कर देते हैं, अगर हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेस, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इफेक्टिव स्ट्रेस को इंक्रीज करता हूँ, इससे होता क्या है, इसके बीच में अगर आप देखोगे जो वाइड्स होते हैं, जैसे सॉइल सैंपल है, सपोज दैट कि सॉइल शुरुआत में ऐसी है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए बना रहे हैं, ये एक बड़ा वाइड है, सॉरी ये सॉइल सैंपल है, ये दूसरा सॉइल सैंपल है, ये अगला है, ये इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से बना सकते, ये सॉइल, इसके बीच में वाइड्स है। आफ्टर इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज, डेल्टा सिग्मा अगर हम बढ़ा दें थोड़ा, तो ये पार्टिकल क्या होंगे, बहुत क्लोजर आ जाएंगे। कैसे, ये अभी थोड़ा जगह खाली है, थोड़ा मैं दूर दूर बना देता हूँ तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। लोड लगाने के बाद क्या होगा, ये पार्टिकल थोड़ा क्लोजर आ जाएंगे। बाल बड़ा पार्टिकल बना रहा हूँ, ये बड़ा पार्टिकल, ये भी बड़ा बना दीजिए थोड़ा समझने के लिए, आप देख। तो इनके बीच में आप देखो जो वाइड्स अभी ज़्यादा था, खाली स्थान था, वो वाइड क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आफ्टर डेल्टा सिग्मा डैश बार इंक्रीजेस, अगर मैं यहाँ पे डेल्टा सिग्मा बार को इंक्रीज करता हूँ, मतलब ये इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीमेंट होता है। अभी डेल्टा सिग्मा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको बताऊंगा अभी। तो अगर इफेक्टिव स्ट्रेस यहाँ पे इंक्रीज होती है तो होता क्या है कि इनके बीच का जो वाइड्स रेशियो है, मतलब ये मैं साइज थोड़ा सा बड़ा बना सकता हूँ, उसी के बराबर बनाता हूँ, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ये सॉइल सॉलिड्स है, देखो क्या हो रहा है, इस चीज़ को आप देख सकते हो, ये चीज़ है, इसी चीज़ को मैं बना दिया फर्दर, उसी चीज़ को। जब आप इसको क्या करोगे, देखो अभी तो वाइड का साइज थोड़ा बड़ा है, ये बीच में जो वाइड्स आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड वाइड, वाइड मान लेते E1 है। यहाँ का साइज देखिए आप, दिस इज कॉल्ड E2। तो आप क्या देखोगे,
यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन क्या है, E2 है। तो जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस आप बढ़ाओगे पार्टिकल क्लोजर आएंगे, और पार्टिकल अगर क्लोजर आएंगे तो आप देखोगे क्या, इनके बीच का वाइड्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले जो पानी इतनी जगह में बैठा हुआ था, इसमें पानी जो ठहर सकता था, अब उसकी आपने जगह क्या कर दी, कम कर दी, जहाँ वो रह सकता था। और तो कहीं रह ना सकता, पानी कहाँ रहता है, जहाँ पे वाइड्स रहता है। अब आपने जगह कर दी कम, तो जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ा होगा तो यहाँ से पानी निकला होगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, इंक्रीज इन डेल्टा सिग्मा बार लिख सकता हूँ, ठीक है, ये इंक्रीमेंट हुआ, क्लियर। तो इस वजह से सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ती जाती है, वाटर डिसिपेट करता जाएगा बाहर की तरफ। मतलब आप स्क्वीजिंग बोलते हैं इसको, है स्क्वीज का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई करना, स्क्वीज का मतलब होता है प्रेशर अप्लाई करना। ये कब हो सकता है, ये कई कारण से हो सकता है नेचुरली। अब ये सारी चीज़ें कैसे आ सकती हैं, जो भी लोडिंग आपको समझाना मैं उसको बता देता हूँ। मतलब ये इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कैसे हो सकता है, इसके प्रैक्टिकल रीजन बताता हूँ। पहला, प्लेसमेंट ऑफ फिल। जैसे आप कहीं से मिट्टी लेके आते हो और उसके ऊपर फिल डाल दीजिए, प्लेसमेंट ऑफ फिल। जैसे आपने गांव में देखा होगा, एक ट्राली मिट्टी लेके आ जाओ और सीधे फैला दो किसी के ऊपर, तो वो फिल बोलते हैं उसको। तो प्लेसमेंट ऑफ फिल कर दोगे तब भी क्या होगा, नीचे की जो सॉइल मास होगी, सबसे नीचे वाली ग्राउंड वाली सॉइल होगी, ग्राउंड के नीचे वाली सॉइल, उस पर क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज कर जाएगा और वाटर क्या होगा, वहाँ से डिसिपेट होगा। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। एप्लीकेशन, जैसे आपने कॉम्पैक्शन कर रहे हो या कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड की वजह से भी आपका क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, एक्सटर्नल लोड। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की लोडिंग हो सकती है। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड का मतलब आप 4 माले की बिल्डिंग बना दिए, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड। नेक्स्ट है लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल कर रहे होगे, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, आप पानी बाहर से पंप से निकाल रहे हो ग्राउंड वाटर से, तो इसको बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन आर्टिसन प्रेशर, डिक्रीज इन आर्टिसन प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है, इसको मैंने बताया था सीपेज में। ग्राउंड के नीचे एक लेयर होती है जहाँ पे एक हायर प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिससे पानी अपने आप बाहर निकलने लग जाता है। तो डिक्रीज इन आर्टिसियन प्रेशर, इसकी वजह से ऐसा चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। चल, तो आर्टिसन प्रेशर जो होता है वो किसी लेयर पे नीचे जा कर के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मैं पिजोमीटर वहाँ पे लगाऊँ तो पानी ग्राउंड के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं आर्टिसन प्रेशर। तो ये कहानी होती है। प्लेसमेंट ऑफ फिल हो सकता है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल लोड हो सकता है, लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल हो सकता है, डिक्रीज इन आर्टिसन प्रेशर हो सकता है। अगर डिक्रीज इन आपका ये प्रेशर होगा, आर्टिसन प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, आपका इफेक्टिव स्ट्रेस या कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाता है। तो ये था आपका ऑल अबाउट प्राइमरी कंसोलिडेशन के बारे में हमने यहाँ पे डील किया, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड थिंग, पहले आप इसको कॉपी करें, उसके बाद हम सारी चीज़ों को आगे डील करते हैं, ठीक है। अब हम लोग डील करेंगे सेकेंडरी कंसोलिडेशन को। आज प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छे से समझ लेते हैं, इनिशियल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, और अगले लेक्चर में हम बहुत ही डीपली सारी चीज़ों को डील करने वाले हैं। चल, तो आगे हम बात करने वाले हैं। पहले इसको मैं रफ करता हूँ। देखिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बिकॉज ये पूछ लेगा तो पता होना चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, इसलिए डिटेल में डील कर रहा हूँ। दूसरी बात, इसका मेंस में डिफरेंस लिखने को आता है, ठीक है। 8 नंबर की थ्योरी आ जाती है मेंस में 10 नंबर की, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, या प्राइमरी कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बात आपको कम से कम पता होनी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ थ्योरी इतना ज़्यादा क्यों लिखा रहा हूँ, इसका रीज़न है, पूछा जाता है। और डिटेल में डील करने से फ़ायदा ये रहता है कि आपकी चीज़ें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी रहती है। आपको यही नहीं समझ में सीधे फार्मूला लिखवा दूँ तो उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए अच्छे से पहले उसको डील करना है। टाइम लगता है, लगने दो, लेकिन जो चीज़ पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मेरा मन नहीं करता कभी भी है कि चीज़ों को स्किप करें, जो भी पढ़ाएं अच्छे से पढ़ाएं, ठीक है। कभी भी अंदर से मन नहीं करता है कि कोई भी चीज़ स्किप करके निकल जाए। जो भी पढ़ा है अच्छे से उसको अच्छे से समझाना मेरा पर्पज़ है स्टूडेंट्स को। भले टाइम लग जाएगा, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। कई स्टूडेंट तो इसको प्रेफर भी नहीं करते होंगे कि यार सर बड़ा थ्योरी लिखा रहे हैं, बोरिंग लग रहा है। अरे ऐसा मत सोचना, यही आपको एग्जाम में सेलेक्ट करवाएंगे। कम चीज़ें पढ़ा, आपको कोई चीज़ें स्किप करके पढ़ा दिया, आप बहुत खुश हो जाओगे, लेकिन बाद में आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मुझे क्या है ना, अभी थोड़ा सा अच्छा आपको ना लगे वो ठीक है, लेकिन आप सेलेक्ट होके आओ वो बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अब चीज़ें स्किप करेंगे
तो फिर बाद में आपको मेंस में दिक्कत आएगी, इसलिए एक एक चीज़ करके डील करना है। इसलिए अभी कोई ये सोचे कि मैं मेंस का अलग से तैयार कर लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रहे जो अभी क्लासेस चल रही हैं इसी के साथ में भी आपको जो मेंस के क्वेश्चन कराए जाते हैं, अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में टाइम नहीं मिलता है। तो बाद में आप सोचो कि मैं मेंस का कर लूँगा तो नहीं समझ में आएगा। कोशिश करना कि अभी साथ साथ जितना पढ़ना है पढ़ लो, अभी टाइम है आपके पास, अभी कर सकते हो, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि बाद में आप देख ही नहीं पाओगे वीडियो बार बार, ठीक है, वो मन नहीं लगता लोगों का ज़्यादातर। तो इसलिए कोशिश करो कि साथ में ही सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग डील करने जा रहे हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब ये क्या होता है, जब प्राइमरी आपका खत्म हो जाता है, पानी का डिसिपेशन खत्म हो जाता है, तब ये स्टार्ट होता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसका नाम है सेकेंडरी, नाम में लिखा है क्या, दिस इज थर्ड पॉइंट हमारा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन या इसका दूसरा नाम होता है यहाँ पे क्रीप डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब क्रीप क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, वाई इट इज कॉल्ड क्रीप। इसका दूसरा नाम होता है क्रीप डिफॉर्मेशन, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये हो जाता है। पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है आपका, इट स्टार्ट्स आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये कब स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन। इट स्टार्ट्स आफ्टर completion of primary consolidation। ध्यान रहे इट स्टार्ट्स आफ्टर प्राइमरी कंसोलिडेशन। प्राइमरी में क्या होता है, वाटर निकल चुका होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इफ लोड इज कांस्टेंट, दूसरा पॉइंट है, इफ लोड इज कांस्टेंट, लोड इज कांस्टेंट, लोड को आपको कांस्टेंट रखना है, एंड वॉल्यूम चेंज इज रिकॉर्डेड, एंड वॉल्यूम चेंज इज रिकॉर्डेड, वॉल्यूम चेंज इज रिकॉर्डेड। हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम चेंज को रिकॉर्डेड करते हैं विथ पासेस ऑफ टाइम, टाइम के पास होने के साथ, विथ पासेस ऑफ टाइम, टाइम गुजरने के साथ, पासेस विथ पासेस ऑफ टाइम, विथ पासेस ऑफ टाइम, टाइम के निकलने के साथ, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होता है, इस वजह से टाइम डिपेंडेंट होता है। पासेस ऑफ टाइम विदाउट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, विदाउट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, बिकॉज पता है कि अब प्राइमरी तो खत्म हो चुका है तो पानी तो बचेगा नहीं, इसलिए विदाउट एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर यहाँ पे लिखा गया है, ओके। देन वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू, अब ये वॉल्यूम चेंज कब होता है, देन वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू, द वॉल्यूम चेंज इज ड्यू टू प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। तो यहाँ पे अंडरलाइन करो, प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट आपको एग्जाम में बोल देगा, या प्लास्टिक रीओरिएंटेशन भी बोल सकता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ सॉइल, दैट इज ऑफ सॉइल सॉलिड, रीएडजस्टमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, ओके, दिस इज सॉइल सॉलिड्स। आगे बात करते हैं, सॉइल सॉलिड्स के कारण ऐसा होता है, ठीक है। सॉइल सॉलिड्स बोल सकते हो और मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, छोटे लेवल पे मॉलिक्यूल की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। बाकी सारी चीजें हम लोग डील करेंगे, ओके। चल उसके बाद में यहाँ पे हम लोग डील करने वाले हैं सेकेंडरी कंसोलिडेशन, किस में अच्छा होता है किस में अच्छा नहीं होता, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, ठीक है। चल तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा ये हो जाता है, इन कोर्स ग्रेन सॉइल, ध्यान दीजिएगा थर्ड पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे और ईएस में पूछे भी गए हैं।
और आपके SSC में भी आ सकते हैं, इन कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक क्या लिख सकते हो? कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है? ग्रेवल होती है और सैंड होती है। दिस इज ग्रेवल एंड सैंड, इसको बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। और फाइन ग्रेन सॉइल क्या होती है? जैसे आपका सिल्ट है, उसके बाद में आपका सिल्ट के बाद क्ले है, तो दिस इज कॉल्ड फाइन ग्रेन। तो ये है, दिस इज इन कोर्स ग्रेन सॉइल लाइक ग्रेवल एंड सैंड। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी consolidation is insignificant अंडरलाइन करो, इनसिग्निफिकेंट। तो ध्यान है, एग्जाम में पूछ लेगा, ऐसे स्टेटमेंट डाल देगा, कह देगा बताओ सेकेंडरी कंसोलिडेशन किस सॉइल में सिग्निफिकेंट होता है, किस सॉइल में इनसिग्निफिकेंट होता है। तो ध्यान रहे, ग्रेवल और सैंड में ऐसा नहीं होता है। अब ऐसा क्या होता है? क्योंकि इसमें पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट ज़्यादा नहीं होता है। ग्रेवल में बड़ा पार्टिकल रहता है, इसमें नहीं रहता है। लेकिन अभी वही फाइन ग्रेन में अभी हम देखेंगे, जैसे सॉइल क्लेई सॉइल है या ऑर्गेनिक सॉइल है या पीट सॉइल है, उसमें सेकेंडरी कंसोलिडेशन ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ का पार्टिकल छोटा होता है। अब छोटा इंसान इधर उधर जल्दी घूम सकता है, बड़ा इंसान इतनी जल्दी नहीं घूम पाता है। तो छोटा पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट बहुत आसानी से होता है बड़े पार्टिकल के कंपेरिजन में, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, वो आसानी से इधर से उधर मूव कर जाते हैं। इस वजह से सेकेंडरी कंसोलिडेशन सबसे डोमिनेंट होता है आपका इन केस ऑफ पीट सॉइल एंड क्लेई सॉइल, जो भी आपकी सॉफ्ट सॉइल होती हैं। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। but in highly plastic clays, but in highly plastic clays, secondary consolidation is 10 to 20% of total settlement। ध्यान है कि जो भी आपका टोटल सेटलमेंट का 10 से 20% ही होता है आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर किसके कारण होता है? ज़्यादातर आपका होता है प्राइमरी कंसोलिडेशन के कारण ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके कारण कम से कम 80% तो कंसोलिडेशन हो जाता है। बचा हुआ 10 से 20% किसके कारण होता है? सेकेंडरी। तो ये पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव कि आपका ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चल एक चीज़ और लिख सकते हैं, टोटल सेटलमेंट अगर हम लिखें एस टोटल, इसको एस से डिनोट करें। एस का मतलब है सेटलमेंट, टी का मतलब टोटल। यहाँ पे होता है क्या? एस इनिशियल होता है, दिस इज कॉल्ड इमीडिएट, इसको बोलते हैं। इनिशियल बोल दो या इसको इमीडिएट बोल दो, इमीडिएट होता है। इमीडिएट का मतलब समझ गए? एस इमीडिएट कब होगा, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इनिशियल इसको बोल सकते हो, इनिशियल भी बोल सकते हो, इनिशियल बोल सकते हो, या एक्सपल्सन ऑफ एयर बोल सकते हो, एक्सपल्सन ऑफ एयर बोल सकते हो, एक्सपल्सन ऑफ एयर। प्लस उसके बाद में एस, इसको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं या 1 डिग्री भी बोलते हैं, 1 डिग्री कंसोलिडेशन बोलते हैं, 1 डिग्री कंसोलिडेशन बोलेंगे। ये होता है ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ वाटर, एक्सपल्सन ऑफ वाटर। चल प्लस अगर ये सेकेंडरी कंसोलिडेशन अगर कोई हाईली प्लास्टिक क्ले है उसमें ऐसा होगा, अन्यथा आपका सिर्फ अगर कोर सैंड है, अगर मैं सैंड का केस ये मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है आपका हाईली प्लास्टिक क्ले एंड हाई ऑर्गेनिक और एंड पीट सॉइल, इसको पीट सॉइल भी बोल सकते हैं, पीट सॉइल में भी होता है, और इसको ऑर्गेनिक भी नाम दे दो, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक सॉइल होगी, पीट सॉइल होगी, तभी के केस में हम लोग इसमें सेकेंडरी को ऐड कर पाएंगे। तो ये तो 1 डिग्री था, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपल्सन ऑफ वाटर। ठीक है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर भी लिख सकते हो। ये है एस डिग्री, 2 डिग्री कंसोलिडेशन। और ये क्या होता है? ठीक है, दिस इज कॉल्ड
रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल, रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये कभी वैलिड होगा, जब ध्यान रखिएगा जब आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल या पीट सॉइल या हाई प्लास्टिक सॉइल के बारे में बताएगा, ठीक है। दूसरा मैं पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज अकर्स ड्यू टू, is also occurs due to decomposition of ऑर्गेनिक मैटर। तो इसलिए मैंने बताया था ऑर्गेनिक सॉइल में होता है, इसलिए इसको मैंने बता दिया ऑर्गेनिक मैटर। इसमें पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट आसानी से हो जाता है, इस वजह से इसमें ये पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। चल, ये तो सब बात समझ में आ गई कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट बात अगर हम करें, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, ठीक है। चलो और पॉइंट मेंशन कर देते हैं, ठीक है। 2 डिग्री कंसोलिडेशन, 2 डिग्री या सेकेंडरी इसको बोलते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं कंसोलिडेशन। 2 डिग्री कंसोलिडेशन इज इम्पॉर्टेंट in case of पीट सॉइल। तो आप जानते हो, बहुत पहले बताया था, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इसको बोलते हैं, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। पीट सॉइल मैंने बताया था, मक सॉइल बताया था, क्यूमुलोज बताया था। पीट सॉइल जिसमें हाई परसेंटेज ऑफ आपका ऑर्गेनिक मैटर हो, मक सॉइल में भी ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों रहता है, बट मक सॉइल में भी ऑर्गेनिक का कंटेंट रहता है, ठीक। और पीट और जो आपका मक सॉइल को दोनों को मिला दो, इसको बोलते थे हम लोग क्या, क्यूमुलोज बोलते थे। क्या बोलते थे? क्यूमुलोज। तो इस चीज़ का पहले लेक्चर में डील किया था। अब सारी चीज़ों का यूज हो रहा है, इसलिए पता होना चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं रहेगा पीट क्या होता है, तब फिर जान ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जानना यहाँ पे जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल मैंने मेंशन कर दिया, ऑर्गेनिक सॉइल एंड सॉफ्ट क्ले। एंड सॉफ्ट क्ले में ऐसा बहुत होता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बताओ सेकेंडरी कंसोलिडेशन किस में ज़्यादा होता है? 4 ऑप्शन बना के देगा, सैंड, ग्रेवल, पीट सॉइल, ऐसे ऑप्शन बना के देगा और आप पहचान लोगे अब, ठीक है। चल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, 2 डिग्री कंसोलिडेशन। 2 डिग्री कंसोलिडेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट in over consolidated clays। इसमें पॉसिबल नहीं होता है, कॉमा, क्लेस, स्टिफ क्लेस एंड ग्रेनुलर सॉइल। ये क्या कह रहा है? 2 डिग्री कंसोलिडेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन ओवर कंसोलिडेटेड क्लेस, स्टिफ क्ले एंड ग्रेनुलर सॉइल। ये स्टिफ हो जाता है, जो ओवर कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि पानी का निकल जाना, काफ़ी ज़्यादा दिन से पानी उसमें निकल चुका है, वो ओवर कंसोलिडेट हो चुकी है, मतलब पानी बहुत दिन पहले उसमें निकल चुका था। अब इस कहानी को हम मैथमेटिकली भी समझाएंगे, वो अगले लेक्चर में आपको, कल के लेक्चर में मिल जाएगा कि व्हाट इज़ द ओवर कंसोलिडेटेड मतलब, उसका मतलब वहाँ पे समझ में आएगा। स्टिफ क्ले का मतलब होता है थोड़ा सा हार्ड होना, स्टिफ का मतलब उसकी शेयर स्ट्रेंथ का ज़्यादा होना, तो दिस इज कॉल्ड स्टिफ क्ले। तो ये आपका स्टिफ क्ले है, उसमें ये सब पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसमें पार्टिकल का रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, बिकॉज ये स्टिफ इन नेचर है, तो पार्टिकल का रीएडजस्टमेंट नहीं हो पाता इन केस ऑफ स्टिफ क्ले या ओवर कंसोलिडेशन। बिकॉज अब मैं बता दूं क्यों ऐसा होता है, बिकॉज अब देखो जो ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल्स होती है उसमें पानी निकल चुका होता है, वो थोड़ा सा पार्टिकल उसके क्लोजर आ चुके होते हैं, इसलिए उसका रीएडजस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन पहले क्या होता है, शुरुआत में तो जब थोड़ा बहुत पानी उसमें रहता है, बहुत थोड़ा बहुत लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, तो एक पार्टिकल दूसरे के ऊपर स्लाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ पार्टिकल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा हो जाता है सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व। तो यहाँ पे अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा, दिस इज द सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व। सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व।
इस चीज़ को समझ लेते हैं और इसके कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। सेटलमेंट मैं यहाँ पे कर्व दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा। ये है आपका यहाँ पे सेटलमेंट, दिस इज द सेटलमेंट। वाई एक्सेस पे आपका बना दिया गया क्या, सेटलमेंट, और यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है टाइम। ठीक, तो कर्व मैं बना रहा हूँ, एक क्ले का बनाऊँगा और एक आपका सैंड का बनाऊँगा। तो सैंड का मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड क्ले और दिस इज फॉर सैंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है इस चीज़ को समझते हैं। आप देख सकते हो कि रेट यहाँ पे सेटलमेंट का जो रेट है, यहाँ पे जो सेटलमेंट हम लोग करा रहे हैं टाइम के साथ में, आप देखोगे कि क्ले का सेटलमेंट जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। मतलब वहाँ पे क्या कह सकते हो एक तरीके से कि जो सेटलमेंट हो रहा है, एक तरीके से इस चीज़ का अगर आप ग्राफ में देखोगे तो इसका आपका क्ले का सेटलमेंट होता जाता है, कंटिन्यूसली होता जाता है, बट सैंड में कंटिन्यूसली नहीं होता है। अब क्यों होता है ऐसा, उसका रीज़न देखते हैं। अब सैंड की परमेबिलिटी भी देख सकते हो, क्ले की परमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो पानी किस में से जल्दी निकलेगा, पानी आपका सैंड में जल्दी निकलेगा। अब ये कहानी पहले एक बार देख लो आप, उसके बाद हम सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। हर एक पॉइंट को मैं समझा चुका हूँ, तो पहले आप कोशिश करो इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे डील करता हूँ सारी चीज़ों को। ठीक है, चलो आगे की कहानी हम लोग डील करेंगे कि ऐसा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, आगे बात करने वाले हैं। चलो आगे की कहानी हम लोग डील करते हैं, यहीं पे डील कर देते हैं, वहाँ पे ग्राफ को रफ नहीं करेंगे, बिकॉज ग्राफ से कुछ चीज़ें समझनी है, तब आगे हम लोग बात करेंगे। अब एक बार सॉइल का भी रिवीजन कर लो जितना पढ़ाया गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वहीं से सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कुछ जो कर्व है उसके बारे में थोड़ा सा डील करते हैं। सेटलमेंट की बात करते हैं, किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ सेटलमेंट किसका ज़्यादा होगा उसके बारे में डील करते हैं। टोटल सेटलमेंट तो क्ले का ज़्यादा होता है, लेकिन रेट ऑफ सेटलमेंट की अगर बात करोगे तो आपका शुरुआत में सैंड में ज़्यादा दिख जाएगा। मतलब सैंड में जैसे ही लोड लगाओगे तुरंत आपको ज़्यादा सेटलमेंट मिलेगा, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो आपको क्ले में ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज कि क्ले में क्या होता है, पानी धीरे धीरे पास होता है, और सैंड में पानी क्या होता है, बहुत जल्दी पास हो जाता है। तो पानी जैसे ही वाइड से जल्दी किस में निकलेगा, सैंड में निकलेगा। इसी वजह से सैंड के ग्राफ देख सकते हो, ज़्यादा मैंने बनाया हाइट, उसका थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है आपका निकल के सेटलमेंट, लेकिन कम दूरी के लिए, थोड़े कम समय के लिए आप देखोगे उसका सेटलमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन ऑल ओवर आप देख सकते हो, इसको समझना है तो देखो, ये सेटलमेंट है, मान लेते हैं एक टाइम है, सपोज दैट दिस इज द टाइम, मान लेते हैं कुछ देर के लिए दिस इज द टाइम T1, और इसका एक टाइम मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग T2। ठीक है, चलो तो आप इसको थोड़ा यहाँ पे बनाते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ऑल ओवर अल्टीमेट सेटलमेंट ज़्यादा होना चाहिए। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इमीडिएट देखना पड़ेगा। चलो ये है सैंड का कर्व, और इसको मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट करता हूँ, दिस इज कॉल्ड T1। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे टाइम, दिस इज कॉल्ड सैंड। देखो टोटल सेटलमेंट क्ले का यहाँ पे दिखाया गया है, मान लेते हैं दिस सेटलमेंट S1, दिस इज S2। अब रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है मैं लिख देता हूँ, उस स्टेट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ सेटलमेंट। रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब क्या होता है उसको समझा देता हूँ। रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब होता है दिस इज द रेट ऑफ सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे है दिस इज द S डिवाइड बाई T। तो हमारे केस में, पहले केस में S1 डिवाइड बाई T1 लिखोगे, दिस इज़ फॉर सैंड के लिए अगर देखोगे, और क्ले के केस में देखोगे तो क्या आएगा, मान लेते हैं S2 डिवाइड बाई T2। अब आप बता दो कि यहाँ पे चीज़ें कैसे निकल के आ रहे हैं। सैंड के केस में S1 की वैल्यू यहाँ तक आई है, ठीक, उसके बाद टाइम आप देखो इसका क्या है, कम है, तो आप कम टाइम के लिए देख रहे हो, नीचे का टर्म जितना घटता जाएगा और ऊपर का टर्म क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बिकॉज टाइम कम करोगे, देखो यहाँ पे टाइम कम है, मान लेते हैं 10 घंटे की बात कर रहे हैं, तब आप देखोगे तो इसका सेटलमेंट निकल के आएगा आपका कुछ ना कुछ, मान लेते हैं 20 mm। उसके बाद में क्ले पे आप देख सकते हो, क्ले पे टाइम बढ़ा दिया आपने, जब टाइम बढ़ाते चले जाओगे तो उसका सेटलमेंट उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि रेट उसका बढ़ रहा था, बिकॉज टाइम इसमें बहुत ज़्यादा आपने कर दिया।
तो एक होता है ना रेट, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ चीज़ें कैसे वेरी करते हैं। तो क्ले का भी सेटलमेंट होगा, सैंड का भी सेटलमेंट होगा, लेकिन रेट का मतलब है कि जैसे लोड लगाओगे तो जल्दी किस में होगा, जल्दी किस में होगा, सैंड में होगा, और क्ले में क्या होगा, बाद में होगा थोड़ा। लेकिन क्ले का सेटलमेंट, जो टोटल सेटलमेंट होगा वो क्ले का ही ज़्यादा निकल के आता है। अब इस चीज़ को हम थ्योरी पॉइंट में थोड़ा मेंशन कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सेटलमेंट वर्सेस में क्या है, यहाँ पे मैं उसी पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर के मैं सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। तो द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, द रेट ऑफ, पूछ लेगा एग्जाम में, रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन सैंड इज मोर देन क्ले। ध्यान दीजिएगा, मैं टोटल सेटलमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेट की बात कर रहा हूँ। टोटल तो क्ले का ही ज़्यादा आएगा, तो इस चीज़ का एग्जाम में ध्यान दे लेना कि रेट पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है। तो रेट ऑफ सेटलमेंट जो कंसिडरेशन इज मच मोर देन इन क्ले देन द क्ले, बिकॉज सैंड हैज़ हाई परमेबिलिटी। भाई पानी जल्दी से निकलेगा, हाई परमेबिलिटी, वॉल्यूम चेंज आसानी से हो जाएगा, हाई परमेबिलिटी, ठीक है, हाई परमेबिलिटी। बट टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले इज, बट टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले इज मच मोर, ठीक है। टोटल देन ऑफ क्ले इज मच ग्रेटर देन, मच मोर या मच ग्रेटर देन, कुछ भी लिख सकते हो, ग्रेटर देन दैट ऑफ सैंड, ये बात आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सैंड एट सेम लोडिंग रेट, ऐसा नहीं करना लोड बढ़ा दो, सेम लोडिंग रेट, एट सेम लोडिंग रेट, लोडिंग रेट क्या रखना है, सेम रखना है, एट सेम लोडिंग रेट एंड हैविंग सेम थिकनेस, एंड हैविंग सेम थिकनेस। ऐसा नहीं करना है थिकनेस अलग अलग कर दो, उस चीज़ को भी डायग्राम से समझाता हूँ। सेम थिकनेस आप सैंपल आप बोथ सॉइल का सैंपल सेम रखना है, ठीक है। द सॉइल, नेक्स्ट है, अब क्ले का सेटलमेंट क्यों ज़्यादा निकल के आ रहा है उस बात को भी मेंशन कर देता हूँ। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, द सेटलमेंट ऑफ क्ले इज हायर, द सेटलमेंट ऑफ क्ले इज हायर, द सेटलमेंट ऑफ क्ले इज हायर because of its high wide ratio, मतलब फाइन पार्टिकल में ज़्यादा होता है, हाई वाइड रेशियो, एंड पोरोसिटी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेस, ज़्यादातर प्रैक्टिकल पर्पजेस के केस में ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ ले सकता है ये भी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल इज neglected all account of कंसिडरेशन। मतलब हम लोग यहाँ पे है ग्रेनुलर सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी को नहीं लेते हैं, ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा निकल के नहीं आता है, इस वजह से। रेट जरूर हाई होता है लेकिन बहुत क्षणिक होता है, उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ बातें समझा देते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बात लिखी गई है, क्या इसने ये बताया है, इस बात को समझ लेते हैं। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इन सैंड इज मोर देन क्ले बिकॉज ऑफ सैंड हैज हाई परमेबिलिटी।
भाई पानी का डिसिपेशन जिसमें से आसानी से होगा, जल्दी होगा, जिसमें से पानी जल्दी निकल जाएगा, उसका क्या होगा, चेंज बहुत जल्दी से निकल के आएगा। बिकॉज आपको पता है कि जैसे ये है सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, ठीक, ये है मान ले पार्टिकल्स हैं आपके सैंड के पार्टिकल्स हैं, ये है इसके सैंड के पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोड लगाओगे इफेक्टिव स्ट्रेस, इनके बीच में वाइड से इसका बड़ा रहेगा, तो पानी यहाँ से क्या कर जाएगा, डेसिपेट हो जाएगा। तो एक्सपल्सन आपका क्या होगा, वाटर आसानी से होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, ये सैंड का सैंपल है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर इजिली हो जाएगा, ठीक। लेकिन वही चीज़ अगर क्ले का होता, यही सैंपल उतना ही लेते हैं, लेकिन क्ले के पार्टिकल छोटे होते हैं। देखना अभी क्या फ़र्क पड़ेगा, उतना ही सैंपल लेके देख रहा हूँ, लगभग उतना ही बता रहा हूँ। ये सैंपल आपका हो जाता है, मान लेते हैं दिस सैंपल इज ऑफ क्ले, किसका है, क्ले का है, क्ले का सैंपल है। सैंपल 1 kg मान ले, इसका भी ले लिया, तो 1 kg आपको इसको भी लेना पड़ेगा। समझना है तो बेस सेम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसके पार्टिकल देखना, अभी छोटे छोटे पार्टिकल अगर हम बना देते हैं इस तरीके से, है वही एक चीज़, लेकिन पार्टिकल छोटे छोटे अब रहेंगे, क्योंकि पार्टिकल अब जो है आपके इस तरीके से आप बना सकते हो। ये सॉइल के पार्टिकल्स का मैंने यहाँ पे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप देख सकते हो, खुद ही आप बताओ कि नंबर, ये सॉइल का पार्टिकल्स हैं जिसको मैंने डैश कर रखा है, ये सॉइल के पार्टिकल हैं। अब नंबर ऑफ वाइड्स आप बता दो कहाँ पे ज़्यादा होगा, वाइड रेशियो कहाँ ज़्यादा निकल के आएगा। इसका वैल्यूम भी मान लेते हैं 1 मीटर क्यूब है, सेम सॉइल है, इसका भी वैल्यूम मैं मान लेता हूँ 1 मीटर क्यूब। कंपेयर करना है इसलिए बेस को सेम रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसका सैंपल 10 kg ले लो, इसका 1 kg ले लो, ऐसा नहीं पॉसिबल। अब देख सकते हो कि इसमें वाइड रेशो की अगर बात करें 1 2 3 4 5 ऐसे देखोगे, वाइड्स की संख्या थोड़ा कम आएगी एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। तो ये जो सैंपल है ये क्ले का सैंपल है, फाइन ग्रेन है, तो आप देखो नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे इनफाइनाइट निकल के आते हैं। तो आप देखोगे फाइन ग्रेन सॉइल में जो वाइड रेशियो आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं E1 है, ये E2 है, तो आप देखोगे दिस इज द E1 इज लेस देन क्या हो जाएगा, E2। तो इस तरीके से मैं यही बताना चाह रहा था। अब यहाँ से पानी का पास करना मुश्किल होगा, बिकॉज इसके वाइड्स में बहुत सारा फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल है, तो इतने ज़्यादा वाइड्स में पानी फंसा रहता है, ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल में। तो यहाँ से पानी का निकलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पानी यहाँ से जब भी लोड इसको अप्लाई करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज करोगे डेल्टा सिग्मा बार, तो यहाँ से एक्सपल्सन ऑफ वाटर क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज वेरी लेस, बहुत कम होता है। बट इस केस में इजली वाटर क्या कर जाता है, डेसिपेट हो जाता है। तो ये मतलब होता है, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए इसका रेट आप देख सकते हो ज़्यादा दिखाई गया है टाइम के साथ में। चल आगे बात करते हैं। बट टोटल सेटलमेंट ऑफ क्ले इज मच ग्रेटर देन, टोटल सेटलमेंट देखो ये क्ले का है, सैंड का है, उससे आपका ये ज़्यादा ही वैल्यू रहेगी। मैंने ग्राफ में बनाई, हालांकि और ज़्यादा आपको दिखाना चाहिए था, तो वो ज़्यादा आपका हो जाता है, ठीक है। चल उसके लिए परेशान नहीं होना। हैविंग सेम थिकनेस ऑफ सैंपल बोथ, देखो मैंने थिकनेस किया, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस लगभग सेम ही बनाई, थोड़ा बहुत डायग्राम हो सकता है, बट ये दोनों की थिकनेस, ये भी h मान के चलना और ये भी, इसको भी h मान के चलना, दोनों की थिकनेस क्या मान के चलना, सेम, ठीक है। उसके बाद द सेटलमेंट ऑफ क्ले इज हाइयर बिकॉज ऑफ इट्स हाई वाइड रेशियो, इसका वाइड रेशियो देख सकते हो ज़्यादा है एज के क्ले का, एज कम्पेयर टू दिस। तो जिसका वाइड रेशियो ज़्यादा होता है उसमें होता क्या है, वॉल्यूम के चेंज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज इसमें पार्टिकल छोटे हैं। तो जिसमें नंबर ऑफ वाइड ज़्यादा होंगे उसमें चेंजेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है, इसमें जगह तो रहती है लेकिन पार्टिकल बड़े रहते हैं, तो नंबर ऑफ वाइड्स कम रहते हैं, तो इनको आपस में जो है रीएडजस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिल पाता, इस वजह से यहाँ पर चीज़ें कम निकल के आती हैं। चलो आगे बात करते हैं। एक चीज़ और बताई गई है, आप ये तो प्रैक्टिकल पर्पज, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ग्रेनुलर सॉइल, जैसे सैंड है, ग्रेनुलर सॉइल का मतलब यहाँ पे जैसे ग्रेवल है एंड सैंड है, इसके केस में ग्रेनुलर हो या सैंड हो, उसके केस में आपको इस सॉइल में निगलेक्ट करना है फॉर ऑल अकाउंट ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में अगर आपका सैंड है तो हम लोग देखना, जब डेरिवेशन करेंगे कंसोलिडेशन का सेटलमेंट निकालेंगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे मैं सैंड का कंसोलिडेशन नहीं लूँगा, कंसीडर करूँगा, मतलब जो टोटल सेटलमेंट मैं ज्ञात करूँगा वो हमेशा क्ले लेयर का ज्ञात करूँगा, आपका सैंड का या ग्रेवल का वहाँ पे कंसोलिडेशन ज्ञात नहीं किया जाता, बिकॉज ऑफ
एज कम्पेयर टू क्ले बहुत ही कम आता है। सपोज दैट क्ले का आपका 80 mm है, तो आप अगर सैंड का निकालोगे तो 5 mm 10 mm आता है। इसलिए फॉर इन कैलकुलेशन एंड प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। अगला जो टॉपिक है हम लोग कल डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज ये तो भूमिका मैंने बना दी पूरी की क्या होता है, पूरी कहानी मैंने बता दी कि प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, इनिशियल क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डील करने वाला हूँ। वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला आएंगे। नॉर्मली कंसोलिडेटर क्यों बोलते हैं उसको, ओवर कंसोलिडेटर क्यों बोलते हैं, सारे पैरामीटर देखेंगे, कंप्रेशन इंडेक्स देखेंगे। उसके अलावा आपका जो कर्व्स बनते हैं उनको हम लोग चेक करेंगे, टाइम वर्सेस ओ, और जो टेस्ट किया जाता है ओडोमीटर टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग करते हैं कंसोलिडेशन टेस्ट, उसको भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज ये पहला लेक्चर था, बहुत लेंदी नहीं बना सकते, इसलिए इसको थोड़ा सा समझाना था अच्छे से। थ्योरी पार्ट एक्चुअली ज़्यादा था यहाँ पे, इस वजह से इसको समझाना जरूरी है। आगे थ्योरी थोड़ा कम हो जाएगी, ज़्यादातर डेरिवेशन है तो उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।